स्नो कैंपिंग। विदर्भा नाम के गांव में भाटिया नाम के व्यक्ति का बेटा था रेवंत। वो हमेशा हर एक की निंदा करता रहता था। एक दिन उसकी बहन रिया और जीजा गौरव उनके घर आए। उन्हें देखकर रेवंत, क्यों दीदी, जीजाजी को ठीक से खाना नहीं खिलाते? देखो कितने दुबले पतले हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, वो सर्दियों के आते ही ऐसे हो जाते हैं। तुम तो जानते ही हो बॉर्डर में कितनी करारी की ठंड होती है। ये वहाँ सामान लेकर जाते हैं ना। अरे वाह दीदी, अपने पति की तारीफ तो तुम खूब करती हो। अरे ये ठंड भी कोई ठंड है, मैं तो उस ठंड में बिना शर्ट के भी घूम सकता हूँ। रेवंत, वो कोई मामूली सर्दी नहीं है। यहाँ की तरह 15 या 10 डिग्री का। वहाँ का तापमान माइनस में रहता है। वहाँ तो टेंट में रहना पड़ता है। अरे तेरे जैसे तो 10 मिनट में मर जाएंगे वहाँ पे। क्या मैं मर जाऊंगा? दीदी तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे बदन की गर्मी से तो हिमालय पिघल जाएगा। जानती हो मैं इतना पावरफुल हूँ। फिर कभी मेरी तुलना अपने पति के साथ ना करना, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। अरे रिया, तुम उसके मुंह क्यों लगती हो? हम सब तो उसके बारे में जानते हैं ना, बस डींगे मारता रहता है। कहकर रिया और गौरव दोनों घर के अंदर गए। थोड़ी देर बाद भाटिया गौरव के पास आया। बेटा, तुम उस कमबख्त की बातों पर ध्यान ना दो। उसकी उम्र तो बढ़ रही है पर दिमाग का विस्तार नहीं हुआ। वो हर रोज कोई ना कोई मुसीबत लेकर आ जाता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कब सुधरेगा। हर चीज के लिए एक वक्त है बाबूजी। जब उसका वक्त आएगा तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए खाना खाते हैं। उसके बाद रिया, गौरव, रेवंत, भाटिया और उसकी पत्नी सब मिलकर भोजन करने लगे। खाने के बाद एक ग्लास में जूस लेकर गौरव रेवंत के पास आया। साले साहब, आपके दीदी ने आपको जूस देने को कहा है, ये लीजिए। और साथ ही उसने तुम्हें सॉरी भी कहा है। वैसे भी साले साहब आप बहुत ग्रेट हो। ये हुई ना बात, हर किसी को मेरे रास्ते में ही आना पड़ता है। मेरे टैलेंट के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। कहकर उसने वो जूस पिया। जूस के पीते ही वो बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब रेवंत की आंख खुली तो वो एक जीप में बैठा था और बाहर बहुत तेजी से बर्फ गिर रहा था। ये देखकर रेवंत, ये तो बड़े कड़ाके की सर्दी है। अरे ठंड के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा है। ऐसा ही रहा तो पूरा बदन जम जाएगा। ये सच है या सपना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यूं कहते हुए दरवाजा खोला और बाहर आकर सामने ही एक टेंट के अंदर चला गया। वहां रेवंत को एक चिट्ठी मिली। उसे खोलकर वो पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अरे साले साहब, जब तुम्हारे बदन की गर्मी के बारे में पता चला तो मुझ में एक लालच जगा। बॉर्डर में 1 महीने का काम है मेरा। वहाँ काम करने में मुझे बहुत दिक्कत होता है। इसलिए तुम अपने बदन की गर्मी से उस बर्फ को पिघला दो। 2 दिन बाद मेरे आदमी आकर तुम्हें ले जाएंगे। वहाँ ज्यादा देर बाहर ना घूमना। वहाँ पर भालू, रीछ और कई किस्म के जानवर होते हैं। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो तुम्हें काट खाएंगे। ऐसा लिखा था। बाप रे, रीछ भालू, मैं तो मर गया। एक तरफ ठंड है और दूसरी ओर रीछ भालू। जीऊं तो जीऊं कैसे? मैं तो यहीं मर जाऊंगा बाप रे। कहकर दौड़ा दौड़ा गया और गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी में बैठकर रेवंत, अरे कमीने जीजा, तूने तो मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया है। तुमने ठान लिया है ना कि यहाँ पर बर्फ में मेरी समाधि बनाकर मेरे सारे जायदाद को तुम हड़प जाओगे। इसीलिए तुम आजकल मेरे घर ज्यादा आने लगे हो। ये सब बातें मैं नहीं जानता था। मैं तो बेवकूफ था जो यूं बकवास कर रहा था और तुमने मुझे लाकर यहाँ पटक दिया। बाप रे, और बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं 108 नारियल फोड़ूंगा। भगवान, कहकर गश खाकर गिर गया। फिर जब उसने आंखें खोली तो वो घर में था। तब गौरव रेवंत के पास आया। क्यों साले साहब, 4 मिनट की ठंड तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई? कहना बहुत आसान होता है, जब करने पे आए तब पता चलता है। फिर कभी किसी और के काम की निंदा की तो तुम फिर उसी जगह पे पहुंच जाओगे, समझे? तब रेवंत अपने मन में, बाप रे, लगता है ये जीजा साइको है। अब अगर मैंने मुंह खोला तो ये हवाई जहाज के पंख के साथ मुझे बांध देगा। यहाँ से चुपचाप खिसकने में ही समझदारी है। यूं सोचकर
माफ कीजिए जीजा जी, वैसे इतनी ठंड में काम करना वाकई आप महान हैं। ये नाटक करना बंद कर दो साले साहब। अगर दोबारा मुझे खबर मिली कि तुम किसी की निंदा कर रहे हो तो मैं फिर आऊंगा। फिर तुम कोई जूस पियोगे और जब आंखें खोलोगे तो तुम किसी हवाई जहाज के पंख के साथ बांधे हुए दिखाई दोगे। खबरदार। जीजा जी, मैंने सोचा कि आप साइको हो। नहीं, आप साइको के दादा हो। कहकर बाहर भागा। ये देखकर सब हंसने लगे। स्नो कैंपिंग। विदर्भा नाम के गांव में भाटिया नाम के व्यक्ति का बेटा था रेवंत। वो हमेशा हर एक की निंदा करता रहता था। एक दिन उसकी बहन रिया और जीजा गौरव उनके घर आए। उन्हें देखकर रेवंत, क्यों दीदी, जीजा जी को ठीक से खाना नहीं खिलाते? देखो कितने दुबले पतले हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, वो सर्दियों के आते ही ऐसे हो जाते हैं। तुम तो जानते ही हो बॉर्डर में कितनी करारी की ठंड होती है। ये वहाँ सामान लेकर जाते हैं ना। अरे वाह दीदी, अपने पति की तारीफ तो तुम खूब करती हो। अरे ये ठंड भी कोई ठंड है? मैं तो उस ठंड में बिना शर्ट के भी घूम सकता हूँ। रेवंत, वो कोई मामूली सर्दी नहीं है। यहाँ की तरह 15 या 10 डिग्री का वहाँ का तापमान माइनस में रहता है। वहाँ तो टेंट में रहना पड़ता है। अरे तेरे जैसे तो 10 मिनट में मर जाएंगे वहाँ पे। क्या मैं मर जाऊंगा? दीदी तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे बदन की गर्मी से तो हिमालय पिघल जाएगा। जानती हो मैं इतना पावरफुल हूँ। फिर कभी मेरी तुलना अपने पति के साथ ना करना, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। अरे रिया, तुम उसके मुंह क्यों लगती हो? हम सब तो उसके बारे में जानते हैं ना, बस डींगे मारता रहता है। कहकर रिया और गौरव दोनों घर के अंदर गए। थोड़ी देर बाद भाटिया गौरव के पास आया। बेटा, तुम उस कमबख्त की बातों पर ध्यान ना दो। उसकी उम्र तो बढ़ रही है पर दिमाग का विस्तार नहीं हुआ। वो हर रोज कोई ना कोई मुसीबत लेकर आ जाता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कब सुधरेगा। हर चीज के लिए एक वक्त है बाबूजी। जब उसका वक्त आएगा तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए खाना खाते हैं। उसके बाद रिया, गौरव, रेवंत, भाटिया और उसकी पत्नी सब मिलकर भोजन करने लगे। खाने के बाद एक गिलास में जूस लेकर गौरव रेवंत के पास आया। साले साहब, आपके दीदी ने आपको जूस देने को कहा है, ये लीजिए। और साथ ही उसने तुम्हें सॉरी भी कहा है। वैसे भी साले साहब आप बहुत ग्रेट हो। ये हुई ना बात। हर किसी को मेरे रास्ते में ही आना पड़ता है। मेरे टैलेंट के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। कहकर उसने वो जूस पिया। जूस के पीते ही वो बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब रेवंत की आंख खुली तो वो एक जीप में बैठा था और बाहर बहुत तेजी से बर्फ गिर रहा था। ये देखकर रेवंत, ये तो बड़े कड़ाके की सर्दी है। अरे ठंड के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा है। ऐसा ही रहा तो पूरा बदन जम जाएगा। ये सच है या सपना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यूं कहते हुए दरवाजा खोला और बाहर आकर सामने ही एक टेंट के अंदर चला गया। वहां रेवंत को एक चिट्ठी मिली। उसे खोलकर वो पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अरे साले साहब, जब तुम्हारे बदन की गर्मी के बारे में पता चला तो मुझ में एक लालच जगा। बॉर्डर में 1 महीने का काम है मेरा। वहाँ काम करने में मुझे बहुत दिक्कत होता है। इसलिए तुम अपने बदन की गर्मी से उस बर्फ को पिघला दो। 2 दिन बाद मेरे आदमी आकर तुम्हें ले जाएंगे। वहाँ ज्यादा देर बाहर ना घूमना। वहाँ पर भालू, रीछ और कई किस्म के जानवर होते हैं। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो तुम्हें काट खाएंगे। ऐसा लिखा था। बाप रे, रीछ भालू, मैं तो मर गया। एक तरफ ठंड है और दूसरी ओर रीछ भालू। जीऊं तो जीऊं कैसे? मैं तो यहीं मर जाऊंगा बाप रे। कहकर दौड़ा दौड़ा गया और गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी में बैठकर रेवंत, अरे कमीने जीजा, तूने तो मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया है। तुमने ठान लिया है ना कि यहाँ पर बर्फ में मेरी समाधि बनाकर मेरे सारे जायदाद को तुम हड़प जाओगे। इसीलिए तुम आजकल मेरे घर ज्यादा आने लगे हो। ये सब बातें मैं नहीं जानता था। मैं तो बेवकूफ था जो यूं बकवास कर रहा था और तुमने मुझे लाकर यहाँ पटक दिया। बाप रे, और बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं 108 नारियल फोड़ूंगा। भगवान, कहकर गश खाकर गिर गया।
फिर जब उसने आंखें खोली तो वो घर में था। तब गौरव रेवंत के पास आया। क्यों साले साहब, 4 मिनट की ठंड तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई? कहना बहुत आसान होता है, जब करने पे आए तब पता चलता है। फिर कभी किसी और के काम की निंदा की तो तुम फिर उसी जगह पे पहुंच जाओगे, समझे? तब रेवंत अपने मन में, बाप रे, लगता है ये जीजा साइको है। अब अगर मैंने मुंह खोला तो ये हवाई जहाज के पंख के साथ मुझे बांध देगा। यहाँ से चुपचाप खिसकने में ही समझदारी है। यूं सोचकर, माफ कीजिए जीजा जी, वैसे इतनी ठंड में काम करना वाकई आप महान हैं। ये नाटक करना बंद कर दो साले साहब। अगर दोबारा मुझे खबर मिली कि तुम किसी की निंदा कर रहे हो तो मैं फिर आऊंगा। फिर तुम कोई जूस पियोगे और जब आंखें खोलोगे तो तुम किसी हवाई जहाज के पंख के साथ बांधे हुए दिखाई दोगे। खबरदार। जीजा जी, मैंने सोचा कि आप साइको हो। नहीं, आप साइको के दादा हो। कहकर बाहर भागा। ये देखकर सब हंसने लगे।